पिछले अध्यायों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको कई बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा कल जो हमने प्रश्न डिस्कस किए थे उनको एक बार फिर से देखेंगे। आज के वीडियो में किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने, मिहिर कुल कौन था? ये तोरमान का पुत्र था, हूण शासक था। तो जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया, उसे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई उससे। ये किस अभिलेख में वर्णित है? कितनी कठोर बात लिखी हुई है। मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदसौर में दो अभिलेख हैं, एक वत्स भट्टी ने भी लिखा है जो कि गुप्त सम्राट कुमार गुप्त से संबंधित है, प्रश्न आता है। एक मंदसौर अभिलेख है जो मिहिर कुल और यशोधर्मन की कहानी अर्थात इस घटना से वर्णित है, यशोधर्मन से संबंधित है। ये इसमें लिखा गया है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया, उसे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य, भागवत धर्म भगवान विष्णु से संबंधित जो धर्म है उसको भागवत धर्म कहा जाता है। और भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन है? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? अब आपको यहाँ से 3 फैक्ट मिलते हैं। पहला कि सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो गुप्तों ने जारी किए थे। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। तो ये 3 फैक्ट आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है। किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? कि चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के बीच संबंध था, व्यापारिक संबंध था। किसने कहा है? मतवालिन ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण, रामायण का मैंने बताया था, महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है? तो ये नन्नैया ने लिखा है। किसने? नन्नैया। महाभारत का तेलुगु संस्करण। किस समुदाय में सिक्कों के पृष्ठभाग के प्रतीक, जो पृष्ठभाग पे प्रतीक हैं अर्थात टेल की तरफ जो प्रतीक हैं, वो हेड की तरफ जो अंकित राजा का नाम है उससे मेल खाते हैं? तो पांचाल। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अर्थात एक तरफ जो प्रतीक अंकित है, दूसरी तरफ जिस राजा का नाम लिखा है उसके नाम से मेल खाते हैं ये प्रतीक जो है। जैसे उदाहरण दे दें, फूल सिंह अगर किसी राजा का नाम है तो दूसरी तरफ जो है टेल की तरफ फूल बना होगा। अब समझ में आया होगा आपको। किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? मंदिर की आकृतियों का अंकन तो औदुंबर एवं पांचाल, मंदिर की आकृतियों का वर्णन अंकन हुआ है। कलहड़ जो राजत रंगड़ी का, राजत रंगड़ी को पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है भारत का, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, तत्कालीन कई राजाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। तो कलहड़ जो राजत रंगड़ी का लेखक था, किसके काल में उसने राजत रंगड़ी लिखी थी? राजत रंगड़ी 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी कलहड़ के द्वारा। ये किसके शासन काल में लिखी गई थी, या इसका समकालीन, किसके समकालीन ये था जो राजत रंगड़ी का लेखक कलहड़ था? तो जयसिंह के। राजत रंगड़ी में कुल कितने अध्याय या तरंग हैं? इनको तरंग कहा जाता है। तो 8 अध्याय या तरंग हैं, ठीक। कलहड़ की राजत रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? पूरा किसने किया जो वर्तमान स्वरूप है? जौनराज और श्रीवर ने। जौनराज ने अपनी राजत रंगड़ी में कलहड़ के जो विवरण है उसको कहाँ तक, किसके शासन तक आगे बढ़ाया था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन तक। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है इसकी उदारता को देखते हुए। कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस और कनिष्क में किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये विम कडफिसस ने जारी किए थे, प्रश्न आ चुका है। किसके सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? किस शासक के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शुंगों के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी?
तो क्षत्रपों ने, शक क्षत्रप जो थे, उन्होंने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी। किस अभिलेख में सबसे पहले या सबसे पहली बार 6 प्रकार के कर जो थे, बलि, भाग, विष्टि या बेगार, इन सब का उल्लेख हुआ है सबसे पहले? तो जूनागढ़ अभिलेख में। कौन सी स्मृति गद्य में लिखी गई है? नारद स्मृति, मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, इस तरह से आ जाएगा। तो विष्णु स्मृति ये गद्य में लिखी गई स्मृति है। किस पुस्तक में बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास किया गया है, मजाक उड़ाया गया है, तथा इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस और न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो ये पुस्तक है मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन। पल्लव राजा था महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम जो द्रविड़ शैली है मंदिर निर्माण की, उसकी जो शुरुआत की थी, वो माना जाता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। चट्टानों को काट करके सबसे पहले द्रविड़ मंदिरों का जो शुरुआती रूप था, चट्टानों को, पहाड़ों को काट करके, वो उसी ने बनाना शुरू करवाया था। तो उसी ने ये मत्त विलास प्रहसन पुस्तक लिखी है, जिसमें बौद्धों और कापालिकों का उपहास किया गया है। इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस और न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। किस पुस्तक में विविध प्रकार के, कई प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है? युक्ति कल्पतरु। इसके बारे में जब मैंने साहित्य वाला वीडियो बनाया था, उसमें देख लीजिएगा, 11 वीडियो में से एक साहित्य वाला होगा, उसमें मैंने बताया था। कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत, बताया तो सारा पॉइंट था, लेकिन कल्पतरु के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा की थी। कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? ह्वेनसांग ने कहा है। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? मैत्रेय बुद्ध यहां पर दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर। कौन यात्री ऐसा था जिसने अपने पहले के 56 बौद्ध यात्रियों का विवरण दिया है? तो इतसिंह ने। ठीक है, इसने अपने पहले के 56 बौद्ध यात्रियों का विवरण दिया है। किस यात्री ने मिहिर भोज को अरबी और इस्लाम का घोर शत्रु बताया है? सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबी और इस्लाम का, या अरबों और इस्लाम का घोर शत्रु बताया है। अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों में की है, या ये कहा है कि विश्व के 4 जो महान शासक हैं उनमें से एक हैं? तो कौन? राष्ट्रकूट। अरब यात्रियों ने इस रूप में वर्णन किया है राष्ट्रकूटों का। पहली बार उमा अर्थात पार्वती माँ, पशुपत धर्म एवं हरिहर के, हरिहर मतलब विष्णु और शिव एक ही माने जाते हैं, एक ही रूप माने जाते हैं। जब एक रूप में दोनों की पूजा होती है तो हरिहर कहा जाता है। हरि से विष्णु, हर से भगवान शिव। इनके प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। हुविष्क कौन था? तो ये कनिष्क का पुत्र था, और इसके काल को कुषाण वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत सारे इसने बहुत निर्माण कार्य करवाए, सभी धर्मों को लेकर चला था, और कला के दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी विकसित हो चुकी थी इसके समय में कला। जो कुषाण के समय से शुरू हुई थी वो चरम अवस्था में पहुंच गई थी हुविष्क के समय। शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? तो हर्ष की मुद्राओं पर शिव पार्वती का अंकन मिलता है। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हुविष्क के सिक्कों पर सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? तो मौर्यों के बाद का जो काल था, मौर्योत्तर काल था, उस काल के सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं जिनको आहत सिक्का कहा जाता है, यह किस धातु के हैं? आपके ऑप्शन में आएगा सोने की, चांदी की, तांबे की, या फिर चौथा जो ऑप्शन आएगा अधिकांश चांदी की हैं, कुछ तांबे की हैं। यही उत्तर होगा। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी भाषा में सूर्य, चंद्र,
नाना आर्दक्षो अर्थात देवी आदि का अंकन हुआ है। किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। पूछेगा किसके सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृति का अंकन मिलता है? तो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बट प्रश्न के रूप में जो महत्वपूर्ण है इनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो कल प्रश्न हमने डिस्कस किए थे एक बार फिर देख लेते हैं आंसर सहित। मिलिंद पन्हो ये पाली ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा इस बार मिलिंद पन्हो से प्रश्न भी आया था। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद नागार्जुन या नागसेन से प्रश्न करता है और उनसे प्रभावित अंततः हो जाता है। इसकी कहानी है, ये पाली में लिखा हुआ ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न और नागसेन उनका जवाब देते हैं, अंततः प्रभावित कर लेते हैं इसे। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? तो घोड़ों के आयात पर। बेवजह यहाँ के लोग घोड़े खरीदते हैं, 10-10 घोड़े एक एक व्यक्ति रखता है जिसको कोई घोड़े का काम नहीं है वो भी। तो आयात, यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में घोड़ों की, ऐसा मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था, इटालियन था याद रखिएगा, इसने लिखा है। समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्टाचार को उद्घाटित करने के लिए किसने अनेक साहित्य लिखे? किसने अनेक साहित्य लिखे? तो क्षेमेंद्र ने लिखे। क्षेमेंद्र ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो क्षेमेंद्र ने कौन कौन सी रचना की? एक तो इन्होंने वृहत कथा मंजरी लिखी। ये वृहत कथा नामक जो साहित्य है उस पर एक टीका है। वृहत कथा मंजरी के अलावा 2 और मंजरियां इन्होंने लिखी थी, अर्थात 2 और टीकाएं इन्होंने लिखी थी, अर्थात सार संक्षेप लिखा था। एक रामायण का सार संक्षेप जिसको रामायण मंजरी, और एक महाभारत पर सार संक्षेप जिसको भारत मंजरी कहा गया। तो रामायण मंजरी, भारत मंजरी और वृहत कथा मंजरी किसने लिखी? क्षेमेंद्र ने। इसके अलावा इन्होंने विष्णु भगवान के 10 अवतारों पर आधारित दशावतार चरित ये भी इन्होंने लिखा क्षेमेंद्र ने। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब देना होगा। ये दशावतार चरित्र था, इसी से मिलता जुलता एक नाम है दश कुमार चरित्र। दश कुमार चरित्र किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसलिए सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? देखिए, सबसे पहले हमारे देश को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। किसने? यूनानियों ने कहा था। और यूनानियों में सबसे पहले किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हेरोडोटस ने सबसे पहले, आधुनिक समय में सबसे पहले अगर किसी ने इतिहास लिखा है तो हेरोडोटस ने। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, और ये यूनानी था। यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। ये प्रश्न आ सकता है, समकालीन समय में काफ़ी प्रचलित भी है, इस समय चर्चा में भी है, याद रखिएगा हेरोडोटस। बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे किसमें? गांधार के समय ये प्रचलित थे। जो गांधार था, गांधार की राजधानी क्या थी दोस्तों? गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये जो गांधार है महाजनपद, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो गांधार में बेंटबार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? अभी ऐसा ही एक प्रश्न आपने देखा मैत्रेय बुद्ध का, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कनिष्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन हुआ है। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योधेय सिक्कों पर बताया मैंने, कार्तिकेय, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं, कार्तिकेय का अंकन मिलता है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें हुआ है? तो कालिदास का जो उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख है। तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा में क्लिक करेंगे, ज़रूर आएंगे। इसी तरीके से आगे के जो प्रश्न रहेंगे उनको भी तैयार करते रहिए, आगे की जो क्लासेस हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। बहुत जल्दी समाप्त करवाएंगे, अब तेज़ी से आगे बढ़ना है। ठीक है, अन्य विषयों में चूंकि हिस्ट्री खदान है तथ्यों का, इतने तथ्य अन्य विषयों में नहीं है, नहीं तो इतनी गहराई में जाकर पूछता है कहीं और। हिस्ट्री में नए प्रश्न ज़्यादा बनते हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लिया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।